हेलो दोस्तों, नोवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको साइंस फिक्शन मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबीज को दूसरे हैबिटेंट प्लेनेट को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2063 में, जहाँ एक नारी प्रेजेंटेशन दे रही होती है, जो बताती है कि क्लाइमेट चेंज के कारण पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा, जिसके साथ हमारी ह्यूमन रेस भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इन्होंने एक प्लेनेट ढूंढ लिया है जहां अर्थ के जैसा एटमॉस्फेयर है, लेकिन उस प्लेनेट तक पहुंचने के लिए 87 साल का टाइम लगेगा। फिर नारी बताती है कि ह्यूमन रेस को बचाने के लिए उन्होंने 30 टेस्ट ट्यूब बेबीज को पैदा किया है, जिनको बाकी दुनिया से अलग आइसोलेशन में रखा गया है। तभी प्रेजेंटेशन सुन रहा रिचर्ड नाम का साइंटिस्ट पूछता है कि इन बच्चों को कब तक मिशन पर भेजा जाएगा। रिचर्ड ये भी कहता है कि अगर मिशन में जाने वालों की संख्या कम रहेगी तो मिशन के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और 3 साल बाद हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबीज बड़े हो चुके हैं, जो रिचर्ड को देख के बहुत खुश होते हैं। रिचर्ड इन बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। फिर रिचर्ड अपनी कोलीग को कहता है कि उसे इन बच्चों के साथ मिशन पर जाना होगा, वो अकेले सरवाइव नहीं कर पाएंगे। रिचर्ड की कोलीग कहती है कि तुम अगर जाओगे तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन रिचर्ड का पृथ्वी पर कोई फैमिली मेंबर बचा नहीं था, सिर्फ ये बच्चे ही उसकी फैमिली थे। रिचर्ड कहता है कि अगर मैं साथ जाऊंगा तो मिशन 7 साल की जगह 3 साल में ही स्टार्ट हो जाएगा। ये सुन के उसकी कुलीग को लगता है कि रिचर्ड सही कह रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां रिचर्ड बच्चों के साथ स्पेसशिप में अर्थ 2.0 की तरफ चल पड़ता है। फिर 10 साल बाद दिखाया जाता है कि बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। दिखाते हैं कि सभी बच्चे रिप्रोडक्शन सिस्टम को समझ रहे हैं। उन्हें ये भी बताया जाता है कि जब वो 24 साल के हो जाएंगे तब वो बच्चे पैदा करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इन बच्चों को पृथ्वी पर रह रहे लोगों की लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो स्पेसशिप में रोबोट्स की तरह काम करते हैं, खाना खाते हैं और खाने के बाद एक ब्लू कलर का लिक्विड पीते हैं। फिर हम सेला नाम की लड़की को देखते हैं, जो स्पेसशिप से बाहर विशाल अंतरिक्ष को देख रही होती है। सेला रिचर्ड से पूछती है कि हम इस स्पेसशिप में बूढ़े हो जाएंगे, हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया गया, हमारी लाइफ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। रिचर्ड सेला को दुखी देख के उसे समझाता है कि तुम बच्चे पहले होंगे जो ह्यूमन रेस को खत्म होने से बचाएंगे। रिचर्ड बताता है कि पृथ्वी पर उसकी भी फैमिली थी, लेकिन तुम बच्चों की हेल्प करने के लिए वो तुम्हारे साथ यहाँ आया है। इसके बाद हम क्रिस्टोफर नाम के बच्चे को देखते हैं, जो लैब में नोटिस करता है कि रिचर्ड हमें जो ब्लू लिक्विड पिला रहा है उसमें एक केमिकल है जो कि बॉडी में जाके वहीं स्टोर हो जाता है। क्रिस्टोफर रिचर्ड से पूछता है ये केमिकल उनकी बॉडी को कहीं बीमार न कर रहा हो, लेकिन रिचर्ड क्रिस्टोफर की बात को काटते हुए कहता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर उसके पास भी नहीं है। ये कह के रिचर्ड वहां से चला जाता है, लेकिन क्रिस्टोफर इस केमिकल की कंपोजिशन को समझने में लग जाता है। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड जैक को इस केमिकल के बारे में बताता है। जैक और क्रिस्टोफर इस केमिकल का पता करने रात चुपके से लैब में जाते हैं। फिर वो केमिकल की कंपोजिशन समझने में सफल हो जाते हैं। असल में ये केमिकल बच्चों की हर तरह की डिजायर्स को दबाने के लिए उन्हें दिया जा रहा था, ताकि वो किसी भी तरह के इमोशंस को फील ना कर पाएं। अकेले रिचर्ड और जैक को इस बात का पता होता है। फिर अगले दिन खाने के बाद क्रिस्टोफर और जैक उस ब्लू लिक्विड को ना पी के फेंक देते हैं। फिर दोनों इस केमिकल के बारे में अपने दो और दोस्त जूली और काई को भी बता देते हैं। जूली ने स्पेसशिप की स्कैनिंग में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट ढूंढा होता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। ये देख के क्रिस्टोफर सीधा रिचर्ड के पास जाता है और उससे पूछता है कि उस कंपार्टमेंट में क्या है। रिचर्ड कहता है वो तीसरी जनरेशन के लिए है, वो कंपार्टमेंट तुम सबके लिए नहीं है। क्रिस्टोफर लेकिन रिचर्ड को कहता है कि वो उसे सब कुछ नहीं बता रहा, जिसके बाद क्रिस्टोफर वहां से चला जाता है। क्रिस्टोफर के जाने के बाद रिचर्ड पृथ्वी पर एक मैसेज भेजता है कि क्या वो बच्चों को सारी बातें बता दे या फिर उसे अभी और वेट करनी होगी। रिचर्ड ये मैसेज अर्थ पर भेज देता है, लेकिन अर्थ तक ये मैसेज पहुंचने में 2.5 महीने का टाइम लगना था। सीन शिफ्ट होता है जहां क्रिस्टोफर सेला के पीछे लाइन में लगा होता है। अब क्योंकि वो ब्लू लिक्विड नहीं पी रहा तो उसमें इमोशंस बनने लगते हैं। वो सेला की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन अकेला क्रिस्टोफर ही नहीं, जैक भी सेला की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जैक लंच टाइम सेला का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो उससे प्यार करता है। सेला जो कि ब्लू लिक्विड पी रही है, उसे जैक के इस बिहेवियर की समझ नहीं लगती।
तभी वहाँ रिचर्ड आ जाता है और जैक को सेला का हाथ छोड़ने को कहता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर और जैक आम टीनेजर्स की तरह बिहेव करने लगे हैं। वो खुल के मौज मस्ती करते हैं, लेकिन उनका ये बिहेवियर बाकी बच्चों को समझ नहीं आता। फिर एक रात जैक और क्रिस्टोफर शिप में भाग रहे होते हैं। उन्हें शिप में अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन के वो कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहां एक क्रू मेंबर इस आवाज को ट्रैक कर रहा होता है। वो इन्हें बताता है कि शायद शिप में कोई एलियन फॉर्म पनप रही है। फिर ऐसे ही घूमते घूमते दोनों रिचर्ड के कमरे के पास पहुंचते हैं, जहां सेला रिचर्ड के साथ हंस के बात कर रही होती है। जैक देखता है कि रिचर्ड ने सेला की पीठ पर हाथ रखा हुआ है। ये देख के जैक और क्रिस्टोफर दोनों को जलन होती है। अगले दिन रिचर्ड सभी बच्चों को इकट्ठा करके कहता है कि हमारी स्पेसशिप से अर्थ पर मैसेज भेजने वाला ट्रांसमीटर खराब हो गया है, जो कि शिप के बाहर लगा है। रिचर्ड को एक वॉलेंटियर की जरूरत होती है, जिसकी हेल्प से वो ट्रांसमीटर को ठीक कर सके। इस काम के लिए रिचर्ड जैक को चुनता है। इसके बाद सेला जैक और रिचर्ड के लिए स्पेस सूट रेडी कर रही होती है। जैक सेला को अकेले देख के उसके गलत जगह हाथ लगाने लग जाता है। सेला जैक को अपने से दूर करने की कोशिश करती है। तभी रिचर्ड आके जैक को धक्का मार के सेला से दूर करता है। जैक को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से भाग जाता है। रिचर्ड जैक के पीछे जाता है। रास्ते में रिचर्ड को फीबी मिलती है, जो उसे बताती है कि जैक और क्रिस्टोफर ने ब्लू लिक्विड पीना बंद कर दिया है। फिर रिचर्ड क्रिस्टोफर को मिलता है और उससे पूछता है कि तुम दोनों ने ब्लू लिक्विड पीना क्यों बंद किया, जिस पर क्रिस्टोफर रिचर्ड से गुस्सा करने लगता है। रिचर्ड फिर बताता है कि ये ब्लू लिक्विड तुम बच्चों के इसी बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसी की वजह से अभी तक शिप में कोई वारदात नहीं हुई थी, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। फिर रिचर्ड क्रिस्टोफर को जैक की जगह ट्रांसमीटर ठीक करने के लिए साथ ले जाता है। दोनों शिप से बाहर ट्रांसमीटर ठीक करने में लगे होते हैं। शिप में बाकी बच्चे इन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तभी कुछ बच्चे नोटिस करते हैं कि कोई ब्लैक फोर्स रिचर्ड और क्रिस्टोफर के नजदीक आ रही है। तभी शिप में अजीब सी हलचल होती है और रिचर्ड को झटका लगता है। शिप के एक पार्ट में आग लग जाती है। क्रिस्टोफर रिचर्ड को जल्दी शिप के अंदर लेके आता है। सेला, जो कि मेडिकल ऑफिसर है, वो रिचर्ड को मशीन से सीपीआर देती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। सेला फिर भारी मन से सभी को बताती है कि रिचर्ड हमेशा के लिए जा चुका है। सारे बच्चे घबरा जाते हैं। रिचर्ड के साथ होने से सभी को सेफ फील लगता था। अब रिचर्ड के बाद इन्हें एक चीफ ऑफिसर की जरूरत थी। जैक सभी को कहता है कि वो चीफ ऑफिसर बन सकता है, लेकिन बाकी कहते हैं कि चीफ ऑफिसर चुनने के लिए चुनाव किया जाएगा। फिर सारे बच्चे वोट करते हैं। सभी क्रिस्टोफर को चीफ ऑफिसर चुनते हैं। ये देख के जैक मन ही मन सड़ जाता है, लेकिन वो क्रिस्टोफर को कांग्रेट्स करता है। चीफ ऑफिसर बनते ही क्रिस्टोफर पहले सभी को ट्रांसमीटर ठीक करने को कहता है। फिर सभी मिलके शिप के अंदर रिपेयरिंग करनी शुरू करते हैं। क्रिस्टोफर रिचर्ड के रूम में जाता है, जहां वो देखता है कि सेला पहले से रूम में कुछ कर रही है। फिर सेला क्रिस्टोफर को रिचर्ड की बचपन की फोटोज और उसकी फैमिली की फोटोज दिखाती है, जिसे देख के क्रिस्टोफर बहुत अच्छा फील करता है। इसके बाद क्रिस्टोफर चेक करने जाता है कि सारे क्रू मेंबर्स काम कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वो देखता है कि सारे क्रू मेंबर्स किचन में बिना किसी मतलब के आए हुए हैं। ये देख के क्रिस्टोफर सभी को डांटता है और कहता है ऐसे हम ट्रांसमीटर कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन सभी को यहाँ इकट्ठा करने वाला जैक होता है। जैक क्रिस्टोफर को टोपी पहनाते हुए कहता है कि यहाँ किचन में रेफ्रिजरेटर खराब है, अगर इसे रिपेयर ना किया गया तो खाना खराब हो सकता है। इनमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो जल्दी खराब होने वाली हैं, उन्हें वो सभी खाने वाले हैं। जैक क्रिस्टोफर को कहता है कि इसी बहाने तुम्हारे चीफ ऑफिसर बनने की पार्टी भी हो जाएगी। फिर सभी पेट भर के खाना खाते हैं। खाने के बाद जब ब्लू लिक्विड पीने की बारी होती है, तब काई सभी को कहता है कि इस लिक्विड को मत पीना, जिसके बाद सभी ब्लू लिक्विड को पीना बंद कर देते हैं। इधर क्रिस्टोफर और सेला अक्सर रिचर्ड के कमरे में आके उसकी बचपन की वीडियोस देखते रहते हैं। यहाँ क्रिस्टोफर सेला की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। दूसरी तरफ जैक जूली नाम की लड़की को टच करता है, जो कि उसे बिल्कुल भी मना नहीं करती। फिर दोनों प्यार करते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि क्रिस्टोफर और जैक खूब फन करते हैं। फिर जैक के साथ कुछ क्रू मेंबर्स सेला के रूम में जाके रिचर्ड की वीडियोस देखने लगते हैं। जब सेला अपने रूम में इन्हें देखती है तो वो इनको डांटती है और सभी को बाहर निकालती है,
जाने से पहले जैक सेला को कहता है कि अब तुम्हें बचाने वाला रिचर्ड जिंदा नहीं रहा। जिसके बाद सेला मेडिकल फैसिलिटी से एक चाकू अपनी प्रोटेक्शन के लिए उठा लेती है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर जैक को फॉलो करना शुरू करता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद जैक सेला के साथ कुछ गलत करने वाला है। फिर एक दिन क्रिस्टोफर देखता है कि जैक सेला को ढूंढ रहा है। क्रिस्टोफर लेकिन जैक से पहले लैब में जाके सेला को हक कर लेता है। जैक ये देख के वहां से चला जाता है, लेकिन सेला क्रिस्टोफर को गलत समझती है। क्रिस्टोफर उसे बताता है कि वो बस उसे जैक से बचा रहा था। सेला लेकिन कहती है कि उसे पहले क्रू को देखना चाहिए, सभी पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं। असल में क्रिस्टोफर चीफ ऑफिसर की ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा था। लैब से बाहर आते ही क्रिस्टोफर जैक को सेला से दूर रहने को कहता है। तभी शिप में सभी को फिर से अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। सभी आवाज का पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी काई देखता है कि ज्यूली किसी और के साथ जंगली जवानी खेल रही है। ये देख के काई को गुस्सा आ जाता है। वो उस क्रू मेंबर के साथ लड़ पड़ता है। इसके बाद सभी लंच कर रहे होते हैं। क्रिस्टोफर यहाँ सभी को डांटता है और सभी को अच्छे से बिहेव करने को कहता है, लेकिन तभी वो लड़का जिसकी काई से लड़ाई हुई थी वो आता है और काई को पीछे से लोहे की रोड से मारने लगता है। ये देख के सभी डर जाते हैं। क्रिस्टोफर उस लड़के को काई से अलग करता है, लेकिन गुस्से में क्रिस्टोफर लड़के को मुक्का मार के कहता है कि किसी को भी लड़ना अलाउड नहीं है। लेकिन तभी जैक कहता है कि शायद हम मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्रिस्टोफर कहता है कि मिशन पूरा करना हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस का काम है। तभी एक क्रू मेंबर कहता है कि वो कंट्रोल रूम में काम नहीं करेगा। उसे लगता है कि वहाँ वही एलियन है जिसने रिचर्ड को मारा था, लेकिन एक ये भी कहता है कि रिचर्ड की बॉडी के साथ वो एलियन शिप में आ चुका है। लेकिन क्रिस्टोफर कहता है कि रिचर्ड को किसने मारा है, वो जिन सीसीटीवी कैमरास में कैद है उनकी हमें रिपेयर करनी होगी। बिना प्रूफ के हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। इस पर जैक क्रिस्टोफर की बात काटते हुए कहता है कि क्रिस्टोफर एक अच्छा चीफ ऑफिसर नहीं है। उसके सामने आज 2 मेंबर्स लड़ रहे थे, उससे कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे जैक सीसीटीवी कैमरास रिपेयर नहीं होने देना चाहता। जैक फिर सभी क्रू मेंबर्स का ब्रेन वॉश करते हुए कहता है कि हमें उस एलियन को ढूंढ के मारना होगा। जैक ये भी कहता है कि वो एलियन हम में से किसी में भी हो सकता है। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बाकियों को उससे बचाऊंगा। जो मेरी बातों से एग्री करते हैं वो मेरे साथ चलें। फिर जैक के साथ कई क्रू मेंबर्स चल पड़ते हैं। क्रिस्टोफर के ग्रुप में चंद लोग ही रह जाते हैं। फिर सीसीटीवी कैमरास को ठीक करने क्रिस्टोफर डरता डरता कंट्रोल रूम में जाता है। असल में क्रिस्टोफर को भी लगता था कि कंट्रोल रूम में एलियन होगा, लेकिन अगर वो एलियन को मार डालेगा तो उसे सभी रिस्पेक्ट से देखेंगे। कुछ ही टाइम बाद जैक अपने ग्रुप के साथ कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। उसे पता नहीं होता कि क्रिस्टोफर अंदर गया हुआ है। फिर जैक और काई अंदर जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय में दोनों भागते हुए कमरे से बाहर आते हैं। पूछने पर वो बताते हैं कि अंदर एलियन ने उन पर हमला कर दिया था। लेकिन क्रिस्टोफर को कंट्रोल रूम में से एक सीसीटीवी ड्राइव मिलती है जिसे वो सेला और फीबी के साथ चला के देखता है, जहां उन्हें पता चलता है कि रिचर्ड को किसी एलियन एंटिटी ने नहीं बल्कि जैक और काई ने हाई वोल्टेज के जरिए मारा था। ये देखने के बाद क्रिस्टोफर अपने ग्रुप को कहता है कि पहले हमें सभी को जैक की सच्चाई दिखानी होगी, फिर ही कोई हम पर विश्वास करेगा। इसके बाद रात क्रिस्टोफर और सेला एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगली सुबह जैक सेला के रूम को नॉक करता है, जहां वो सेला को क्रिस्टोफर के साथ देख के ज्यादा हैरान नहीं होता और दोनों को कहता है कि आज उन्होंने पार्टी रखी है, तुम दोनों भी जरूर आना। फिर शाम क्रिस्टोफर का ग्रुप पार्टी में आता है। यहाँ फिर जैक अपनी असली चाल चलता है और वो सभी को कहता है कि ग्रुप्स में डिवाइड होने का कोई फायदा नहीं है, अब से मैं चीफ ऑफिसर हूँ। लेकिन तभी क्रिस्टोफर टीवी पर सीसीटीवी फुटेज चला देता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि जैक एक खूनी है। लेकिन जैक अपने आप को बचाने के लिए सभी को कहता है कि उस समय रिचर्ड में वो एलियन एंटिटी आ चुकी थी, बस इसी कारण उसने रिचर्ड को मारा था। इतना सुनते ही सभी फिर से अंधों की तरह जैक पर विश्वास करने लगते हैं। फिर जैक कहता है कि वो एलियन अब हम में से किसी एक की बॉडी में छुपा हुआ है, हमें उसे ढूंढ के मारना है। क्रिस्टोफर उसके ग्रुप को पता चल जाता है कि जैक इनडायरेक्टली उन्हें मरवाना चाहता है, जिसके कारण वो वहां से भागते हैं। जैक के ग्रुप वाले उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जैक के ग्रुप वाले क्रिस्टोफर के एक मेंबर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इसमें वो एलियन है, जिसके बाद वो उसे बेरहमी से पीट पीट के मार डालते हैं।
जैक कुछ और लोगों के साथ जाके लैब से नोकीली चीजें उठा लेता है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर अपने ग्रुप को बताता है कि हमारे पास बचने का रास्ता एक ही है। तीसरी जनरेशन के लिए जो हथियार सीक्रेट रूम में रखे हुए हैं उन्हें हमें प्रोटेक्शन के लिए यूज करना होगा। क्रिस्टोफर को हथियारों तक जाने का रास्ता पता होता है। वो हथियार लेने अकेले जाता है, लेकिन जब वो हथियारों वाला कमरा ओपन कर रहा होता है तो काई और जूली दीवार में हलचल होती सुन लेते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन वो सीधा जैक को देते हैं। जैक अपनी पलटन के साथ वहां आ जाता है। क्रिस्टोफर को मजबूरी में वहां से भागना पड़ता है, लेकिन इधर जैक और उसकी पलटन को हथियार मिल जाते हैं। जैक सभी को कहता है कि ये हथियार उनकी प्रोटेक्शन के लिए हैं। जैक के अंधभक्त उसकी ये बात भी मान लेते हैं। जैक के पास हथियार आते ही क्रिस्टोफर के ग्रुप के दो बंदे जैक की पलटन ज्वाइन कर लेते हैं और जैक को क्रिस्टोफर और उसके साथियों के छुपने की जगह बता देते हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर अपने बचे हुए साथियों को कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो जैक को हमें मारना होगा, लेकिन फीबी कत्ल के खिलाफ होती है। तभी सेला देखती है कि जैक और उसकी पलटन उन्हें मारने आ रही है। तभी काई उनकी रूम की लाइट ऑफ कर देता है, जिसके बाद जैक क्रिस्टोफर और उसके साथियों को पकड़ लेता है। सेला समझ चुकी होती है कि जैक क्रिस्टोफर को मार डालेगा। वो लैब से उठाया चाकू अपने हाथ में पकड़ती है और जैक को मारने के लिए आगे आती है, लेकिन जैक उसे अपने करीब आने नहीं देता। लेकिन तभी फीबी सभी को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब गलत हो रहा है, उन्हें सभी इंसानों की तरह रहना चाहिए, लेकिन उसका सभी मजाक उड़ाते हैं। काई गलती से फीबी पर गोली चला देता है, जिससे फीबी जख्मी हो जाती है। पहली बार किसी को गोली से जख्मी होता देख सभी डर जाते हैं, लेकिन जैक तभी क्रिस्टोफर को मारने लगता है, पर क्रिस्टोफर उससे बच के वहां से भागता है और भाग के वो सेला के साथ लैब के एक सीक्रेट डोर में छुप जाता है। जैक और उसके साथी क्रिस्टोफर को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर और सेला दूसरी तरफ से सीक्रेट दरवाजे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन काई उन्हें देख लेता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है। तभी दोनों मेडिकल रूम में छिप जाते हैं। काई उन्हें ढूंढता हुआ वहां आता है, लेकिन दोनों काई को मार डालते हैं। तभी जैक भी उन्हें देख लेता है। फिर क्रिस्टोफर और सेला बचते हुए शिप के आखिरी हिस्से में आ जाते हैं, जहां अंतरिक्ष में जाने का दरवाजा होता है। क्रिस्टोफर और सेला स्पेस सूट पहन लेते हैं। जब जैक उन्हें मारने के लिए दरवाजा तोड़ता है, तभी क्रिस्टोफर एयरलॉक हैच भी खोल देता है, जिससे जैक के साथ सारी चीजें बाहर अंतरिक्ष में जाना स्टार्ट होती हैं। लेकिन जैक सेला को अपने साथ खींच लेता है। क्रिस्टोफर लेकिन सेला को साइड पे करके खुद जैक के साथ बाहर दरवाजे से लटक जाता है, लेकिन जैक क्रिस्टोफर को धक्का मार देता है, जिससे क्रिस्टोफर बाहर चला जाता है। जैक फिर अंदर आके दरवाजा बंद करने लगता है, लेकिन सेला लास्ट में जैक को किक मारती है, जिससे वो अंतरिक्ष में चला जाता है और मारा जाता है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर ने स्पेस सूट पहना होता है और वो बाहर शिप के साथ लगा हुआ होता है। फिर थोड़ी ही देर बाद क्रिस्टोफर वापस शिप में आ जाता है। फिर सेला और क्रिस्टोफर बाकी क्रू मेंबर्स को झगड़ा बंद करने को कहते हैं। जैक के मरने के बाद धीरे धीरे करके सब नॉर्मल होने लग जाता है। सेला और क्रिस्टोफर रिचर्ड की रिकॉर्डेड वीडियो सुनते हैं। फिर दोबारा इलेक्शंस होते हैं। इस बार चीफ ऑफिसर सेला को चुना जाता है। समय के बीतने के साथ सेला प्रेग्नेंट होती है। सारे क्रू मेंबर्स फैमिली बनाते हैं और देखते ही देखते 86 साल बीत जाते हैं। मूवी के लास्ट में क्रिस्टोफर और बाकी अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ अर्थ 2.0 को बाहर से देख रहे होते हैं और ऐसे दोस्तों मूवी खत्म हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।